इस समय जयपुर की एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह से एक लड़की ने 14 करोड़ की संपत्ति और सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए अपने ही चचेरे भाई के प्यार में अंधी होकर अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। जब इस घटना का खुलासा होता है तो उसके बाद पूरे देश को इस बात को लेकर हड़कंप मच जाता है। गांव हो या शहर हो, स्कूल कॉलेज हो या फिर कोई चाय की दुकान ही क्यों न हो, जहां देखो वहां पर हर कोई यह बात कर रहा था कि एक लड़की ने ऐसा क्यों किया। जिस लड़की के बारे में लगातार बातें चल रही थी उस लड़की का नाम आयुषी शर्मा होता है और पिता जिनका नाम विजय वशिष्ठ होता है, उसकी माँ जिसका नाम नीरज शर्मा होता है और एक 16 साल का भाई होता है जो कि मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। ऐसा कमज़ोर कि जैसे सामान्य लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जैसे कहीं भी घूमना फिरना, शादी विवाह करना, शादी के बाद बच्चे एक समान ज़िंदगी जीते हैं लोग, लेकिन आयुषी शर्मा का जो भाई होता है उसे ऐसा ज़िंदगी जीने का कभी मौका ही नहीं मिला था। मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो दिमागी रूप से कमज़ोर होता है। अब ऐसी स्थिति में माता पिता ने जितनी भी संपत्ति बनाई थी वो सारी संपत्ति उसके लिए बेकार थी, क्योंकि उसका भौतिक सुख कभी उठा ही नहीं पाता। इसीलिए आगे चलकर वो सारी संपत्ति यानी कि बेटी के ही नाम होनी थी, चाहे वो माँ की नौकरी हो से मिलने वाली कमाई हो क्यों न हो। छोटे भाई के हिस्से में अगर कुछ आना था तो या तो उसके खाने पीने पर जो खर्च होता वो, या फिर उसके इलाज में जो खर्च होता, बाकी जो कुछ बचता आगे चलकर आयुषी के नाम ही होना था। फिर सवाल उठता है कि अगर सब कुछ आयुषी के नाम ही होना था तो फिर आयुषी ने अपनी ही माँ का कत्ल क्यों किया। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बात है 3 जुलाई 2026 की। शाम के 5 बज रहे थे। राजस्थान के जयपुर में एक थाना लगता है प्रताप नगर, और प्रताप नगर क्षेत्र की यह बात है। एक स्कॉर्पियो कार जो सफ़ेद रंग की होती है, जिसका नंबर होता है HR51CU 1230, यह गाड़ी आराम से एक जगह खड़ी थी और एक महिला जैसे ही सड़क के किनारे चल रही होती है तो उस महिला के पास यही सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो बहुत तेज़ी के साथ जाती है। उस वक्त कार की जो स्पीड थी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। हालांकि उस महिला ने अपने आप को बचाने के लिए 60 फुट चौड़ी रोड होती है जो सड़क के किनारे बहुत ही सावधानी से चल रही थी। लेकिन जिस समय स्कॉर्पियो कार आकर जोरदार टक्कर मारती है, टक्कर मारने के बाद वो महिला फुटपाथ की तरह हवा में उछल जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आसपास के जितने भी लोगों ने इस दृश्य को देखा था वो लोग उस महिला को भली भांति पहचानते थे, तो इसलिए महिला की परिवार वालों को सूचना देते हैं और जैसी ही सूचना ही दी जाती है तो उस घर की एक 23 साल की जवान और बहुत ही खूबसूरत बेटी होती है जिसका नाम आयुषी होता है, क्योंकि इस महिला के पति की मौत 1 साल पहले ही हो चुकी थी। अब आयुषी मौके पर पहुंचती है। मौके पर आने के बाद सबसे पहले उस लड़की ने अपने माँ जिनका नाम राकेश शर्मा होता है और उनको फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद कहती है कि मामा जी, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और माँ मर चुकी है। उस लड़की ने बहुत ही सीधे हुए तरीके से यह बात अपने मामा को कही जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। न रोना, न चीखना, न नहीं चिल्लाना। तभी उसके मामा के दिमाग में कुछ सवाल गूंजने लगे और मामा परेशान हो जाते हैं। सवाल परेशान इसलिए करने लगती है कि किसी की माँ अगर इस तरह से मारी गई है तो वो लड़की रो कोई नहीं रही है, क्यों नहीं रही है। वह लड़की आखिरकार अपने मामा से अपने लिए तसल्ली वाली बात क्यों नहीं कर रही है। वह इतने समान तरीके से ऐसा कैसे पेश आ सकती है, इतनी मैच्योरिटी क्यों दिखाने की कोशिश कर रही है। इसलिए मामा को शक होता है और जैसे ही मामा को शक होता है तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। महज 1 या 2 लाइन ही लिखी थी और उस लाइन में लिखा हुआ था कि साहब, यह एक सामान्य हादसा नहीं है बल्कि एक हत्याकांड है और इस हत्याकांड की आप
जांच करा लीजिए। पुलिस शुरुआत में इस मामले की हादसा ही मान ले रही थी। जितने लोगों को इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था, सब के सब इसे हादसा ही मान रहे थे। लेकिन मामा ने जिस तरह से शक की सुइयां घुमानी शुरू की, उसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। उसके बाद जो बात निकल कर लोगों के सामने आती है, उसे जानकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लोगों सोचने पर मजबूर कर देती है। हर घर में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है, आखिरकार एक लड़की ऐसा क्यों करेगी। आयुषी के मामा ने मीडिया के सामने बयान देना शुरू किया। मामा ने जब लोगों को बताना शुरू किया तो 4 ऐसे प्राइवेट थे जिन पॉइंट की आज हर जगह चर्चा हो रही थी। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट होता है आयुषी की मां नीरज शर्मा, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो कि मर चुकी है। उन्होंने 1 मार्च 2026 को संगानेर पुलिस स्टेशन में वो एक शिकायती पत्र देते आती है और जाकर कहती है कि साहब हमारे घर पर चोरी हुई है, उसमें कैश गया है, ज्वेलरी गई है, साथ ही कीमती सामान भी गायब हुआ है। इस मामले की जांच पड़ताल कर लीजिए, चोर को पकड़ लीजिए, जो चोर होगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर दीजिए। पुलिस ने उस शिकायती पत्र को संज्ञान में लिया ही नहीं, यानी कि उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं की। काश की समय रहते कार्रवाई हो जाती तो चोर पकड़े ही जाते, और जो चोर पकड़े जाते हो सकता है कि इन चोरों में वो लोग भी पकड़े जाते जिन्होंने नीरज शर्मा का एक्सीडेंट करा के उनकी हत्या कराई। अगर वो पहले से ही पकड़े जाते तो शायद यह घटना नहीं होती। इसीलिए वो इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने भी ज्वेलरी चुराई, जिसने कीमती सामान चुराया, जो भी घर के अंदर आया था, इसका भी पता किया जाए और पता करने के बाद यह पता किया जाए कि आखिर का उस पैसे का हुआ क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पैसे के लिए ही वजह वह ज्वेलरी बेची गई हो, 7 लाख इकट्ठे किए गए हो और फिर कातिलों के हायर किया गया हो। दूसरा सवाल, नीरज शर्मा के जो पति होते हैं जिनका नाम विजय वशिष्ठ होता है, दरअसल उनको ब्रेन ट्यूमर की शिकायत थी, उनका इलाज चल रहा था। दिसंबर 2026 में एक हॉस्पिटल में वह एडमिट होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बेटी आयुषी और आयुष का एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम रवि उर्फ बलराम होता है। ये दोनों लोग उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और घर के परिवार वालों को कोई सूचना तक नहीं देते और बिना बताए ही विजय वशिष्ठ को उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा देते हैं। उसके बाद कहीं ऐसी जगह ले जाते हैं जहां घर में परिवार में किसी को भी पता नहीं था। जो उनकी पत्नी होती है जिनका नाम नीरज शर्मा होता है, नीरज शर्मा बार बार अपनी बेटी आयुषी से पूछती थी कि बेटा तुम्हारे पापा का इलाज कहाँ चल रहा है, तो वो बेटी कह देती थी कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, आयुषी में है, आईसीयू में है, वहाँ कोई मिल नहीं सकता, वहाँ कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन आयुषी की माँ अपने पति से मिलने की असमर्थ थी क्योंकि उसका जो बेटा है 16 साल का, उसके साथ कोई ना कोई हर वक्त रहना पड़ता था, क्योंकि अगर कोई पास में रहेगा तो लड़का सुरक्षित रहेगा, अगर कोई साथ नहीं रहेगा तो फिर वह लड़का सुरक्षित नहीं होता। इसीलिए माँ के सामने ऐसी मजबूरी बन जाती है कि वह अपने बेटे को देखे या फिर पति को देखे। बार बार बातचीत की जाती है लेकिन बेटी सही जवाब नहीं देती। कब 3 महीने का वक्त बीत जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। 3 महीने बाद तारीख आती है 9 अप्रैल 2025। यह लड़की जिसका नाम आयुषी होता है, आयुषी शर्मा अपने मामा जिनका नाम राकेश शर्मा होता है, उसको फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद कहती है कि सब के सब लोग परेशान ही हो रहे हैं कि मेरे पापा कहाँ हैं, पापा किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जाकर देख सकते हो कि पापा कहाँ हैं। जैसे ही राकेश शर्मा को ये बात पता चलती है कि राकेश शर्मा सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद देखते हैं कि वाकई उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि जीजा जी का हालत कैसी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनके शरीर के जो भी अंगनस है, चाहे वह फेफड़े हो, लीवर हो या हार्ट हो, लगभग 90% खराब हो चुके हैं, यानी कि उनके बचने की चांस बहुत कम है।
लेकिन हम अंतिम क्षण तक इनका इलाज करेंगे, ताकि कहीं से कोई भी अगर गुंजाइश होगी तो हम उस गुंजाइश तक बचा कर रखने की कोशिश करेंगे, उनका इलाज करेंगे। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते। 9 अप्रैल की यह सूचना भी और 21 अप्रैल 2025 को आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही मौत होती है तो उनके बाद फिर इस मामले की एक हादसा ही समझा जा रहा था। लेकिन अब राकेश शर्मा पुलिस के पास जाकर यह कहते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार 3 महीने उनके जीजा कहाँ रहे, किस हॉस्पिटल में इलाज चला, पैसे कहाँ से आए, कितने रुपए खर्च हुए, बिल होंगे, कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई होगी, उनकी पूरी फाइल बनाई होगी, वो फाइल सामने आनी चाहिए। और यह मामला सार्वजनिक होना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तीसरा सवाल उनका होता है कि रवि उर्फ बलराम जो होता है, जो उनका विजय का भतीजा होता है, दरअसल पढ़ने में शुरू से ही वो कमज़ोर होता है। जब कमज़ोर होता है तो वो उसके अपने पढ़ने के लिए या फिर रहने के लिए वो अपने चाचा के घर पर यानी कि विजय कुमार के घर पर आ जाता है। जब वो अपने चाचा के घर पर रहने लगता है तो उसको LLB कराई जाती है और LLB भी हो कर लेता है। लेकिन इसे LLB करने के दौरान न जाने कब उसने अपनी ही चचेरी बहन आयुष को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, और जब प्रेम जाल में फंसा लेता है तो उसे पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। ऐसा बस में करता है कि जैसा वो बलराम बोलता है उसी वैसा ही करती है। यानी कि 2025 जब शुरू होता है तब तक वो उसके पूरी तरह से मुट्ठी में थी। जैसा बलराम चाहता था आयुषी वैसा ही करती थी। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है, क्या नहीं है, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। क्यों आखिरकार आयुषी शर्मा बलराम की कठपुतली की तरह उसके लिए आगे पीछे घूमती थी, क्यों उसके लिए पूरा काम करती थी, क्यों वो अपनी माँ से बार बार झगड़ा भी करती थी। और चौथा पॉइंट ये है कि जब पिता की मौत हो जाती है, पिता की मौत के बाद अब नौकरी की बात आती है, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी होती है, हाई कोर्ट में वो LDC होते हैं, क्लर्क की नौकरी थी। अब ऐसी स्थिति में जो बेटी वह 23 साल की थी, पढ़ी लिखी होती है, तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं अपने पिता की जगह नौकरी करना चाहती हूँ, इसीलिए यह नौकरी मैं ही करूँगी। और उसने जानकर चुपके से फॉर्म भी भर दिया था लेकिन नौकरी का। लेकिन जैसे ही माँ को यह बात पता चलती है, माँ को पहले ही रिश्तेदारों ने बताया कि तुम्हारी जो बेटी है वह पराए घर की हो जाएगी, वो बाहर चली जाएगी, बेटे को हमेशा इलाज की ज़रूरत पड़ती रहती है, 16 साल का वो लड़का है, कहाँ रहेगा, किसके सहारे तुम अपनी ज़िंदगी जियोगी, बिना पैसे की यह ज़िंदगी चलती नहीं है, इसलिए इस नौकरी को तुम करो। और जो बेटी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ाओ, चाहे वह जज बने या कोई बड़ी ऑफिसर बने, उसकी पूरी खुली छूट दे दो, बेटी को पढ़ाओ। जब बेटी तो बात पढ़ने की आती है तो माँ यानी कि नीरज शर्मा ने उस नौकरी को खुद ही करना चाहा, और जैसे ही वो माँ नौकरी कर लेती है, यह बात कहीं ना कहीं आयुषी को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है, और आयुषी से ज़्यादा बलराम को यह बात बुरी लगती है। बलराम ने तो आयुषी को पहले ही अपने बस में कर चुका था। जनवरी 2026 की बात है, आयुषी और बलराम दोनों इस घर को छोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ से अपने पुराने घर में जो कि कल्याण नगर 3 में है, वो सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर भाई बहन रहने लगते हैं, यानी कि जो आयुषी है वो अपने चचेरे भाई बलराम के साथ बिल्कुल ठीक वैसे ही रह रही थी जैसे कोई पति और पत्नी रहते हैं, यानी कि लिव इन रिलेशन में रहते हैं। हालांकि हम इस बात का कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात की मीडिया में चर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इस मामले की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल में अगर यह सब चीज़ की पुष्टि हो जाती है क्या वाकई आयुषी सेक्सुअली एक्टिविटी थी कि नहीं थी, जब उसका मेडिकल होगा तो इस बात का क्लियर होना तय है कि है। लेकिन यह बात क्लियर तभी होगी जब बलराम सलाखों के पीछे जाएगा। यह घटना हो चुकी है, घटना के बावजूद भी पुलिस अभी तक उस मुख्य आरोपी जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया आयुष को माध्यम से आखिरकार वो कहाँ है कहाँ नहीं,
है पुलिस अभी उसका पता नहीं निकाल पाई है। पुलिस जब उसको उससे गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करने के बाद उससे एक एक सवाल का जवाब मांगेगी कि जिस चाचा ने तुझे अपने घर पर रखा, तेरी कमजोरी को देखते हुए तुझे पढ़ाया लिखाया, LLB कराई, सब कुछ कराया, फिर आखिरकार तूने अपनी ही बहन को अपने बस में किया और अपने बस में करने के बाद 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को हथियाने के लिए अपनी ही चचेरी बहन की नौकरी दिलवाकर उस पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमाने के लिए तूने यह सब काम क्यों किया? क्या यह बात सही है या नहीं है? यह तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। या फिर जो कहानी पुलिस ने अभी तक बताई है कि आयुषी ही साजिश करता है, उसी ने अपने भाई को अपने बस में किया, फिर अपने ताऊ को अपने बस में किया, फिर ताऊ को ने जितने भी लोगों को हायर किए थे, जिनको 7 लाख देने का बाद उनसे अपनी मां की हत्या कराने की पूरी प्लानिंग की थी, क्योंकि पहले भी थाल से अपनी मां को मरवाने की कोशिश की। थाल से जब कामयाबी नहीं मिलती है तब 1 महीने तक वो रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद 3 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे स्कॉर्पियो कार से ऐसी ही जोरदार टक्कर लगती है कि मां की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। यह घटना आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा की विषय बना हुआ है। इससे जुड़ी हर एक कड़ी के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार कोई बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होगी कि बेटे ने माँ को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, लेकिन बेटी के द्वारा माँ को मारने की घटना या फिर बेटी के द्वारा पिता को मारने की ऐसी घटना बहुत ही कम सुनने और देखने को मिलती है। आज आयुषी इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में सब आयुषी जैसी लड़कियों के लिए ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।